आरफी साहब आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं, असल जो इकराम आरफी हैं वो इतना ज्यादा नहीं डांस करते जितना आप कर रहे हैं। जब हमारे मुल्क की आजादी का दिन 14 अगस्त है तो नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती जुनैद सलीम साहब? डॉक्टर साहब हमारी जिंदगी दो ही चीजों पर खड़ी है, या तो फिर राजिक या राइजिक। ऐसी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन यूजुअली इसको पेशेंट्स बहुत ओवर द काउंटर यूज कर लेते हैं। भाई मुझे साथ ले जाओगे? क्यों? मारती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। नाज़रीन, शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आजकल जिसे देखो उसे यही शिकायत है कि जी खाना हज़म नहीं होता, लेकिन ज़रा ठहरिए, असल मसला खाना है, हमारी आदतें या फिर लाइफस्टाइल? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैदा, जिगर और आंतों की मारूफ माहिर डॉक्टर अस्मा अरशद खान। लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर साहबा की तरफ हम बाद में चलेंगे, पहले आपको लिए चलते हैं मुनफरिद अंदाज के मारूफ शायर इकराम आरफी, जिनका रूप धारे हुए हैं हमारे मिमिक्री मास्टर वहीद खान लाला। अच्छा आरफी साहब, बसंत गुजरे काफ़ी दिन हो गए, मैं सोच रहा था जब आप हमारे शो में तशरीफ़ दोबारा लाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बसंत के मौके पे हर शायर ने कुछ ना कुछ लिखा, हर गुलकार ने कुछ ना कुछ गाया, तो आपने भी इस मौके पे कुछ लिखा था? सबसे पहले तो जुनैद साहब, आई लव यू फरीहा परवेज, आई लव यू, बल्कि वी ऑल लव यू। आपने जो बसंत पे गाना दिया है, मैं कहता हूँ भाई कमाल। और ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारे जितने मसले हैं वो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और फरीहा जी, आपने दिल हुआ वो काटा गाकर 14 नस्लों पे एहसान किया है, बल्कि एहसाने अजीम किया है। वैसे मुहावरा 7 नस्लों तक जाता है, आपकी 14 नस्लों पे एहसान हो गया। ऐ ख्वाबों में रहने वाली खातून, आने वाली खातून, आपको नहीं पता नस्लें 14 ही हैं, मुझे पता है नस्लें 14 नस्लें हैं। अगर तबक 14 हो सकते हैं तो नस्लें 7 कैसे हो सकती हैं? मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, मुझे मेरी जवानी वापस लौटा दो। और अगर जस्ट सेकंड, अगर टूट गई है, अगर फादर ऑफ द नेशन के नुकात 14 हैं तो फिर नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती? जब हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन 14 अगस्त है तो नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती जुनैद सलीम साहब? और अगर अमानुल्लाह खान साहब के बच्चे 14 हो सकते हैं तो नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती? देखो अपनी गल जस्टिफाई करने से किन्ने बंदियां नूं विच लै गया है। आहा हा हा हा, नसीम विक्की 19 ते 21। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। मैं कहना बज चुकी है दो शीज़ा कुल जहां, आप पे एक शेर है। वो कलाम तो सुनाए जिसकी आपसे फरमाइश की है। यूं समझिए ये शेर सस्ता रहा है। ये सस्ता शेर ना सुनाइएगा। विकी साहब, आपने कभी शेर की दहाड़ सुनी है? आज सुनिए जी, एक दफा जब शेरनी ने उसके मुंह पे पंजा मारा था। अब आप शेर की दहाड़ सुनिए। सुनाइए। शेर की दहाड़, शेर की दहाड़। क्या बात, ये तो मुझे बिल्ली की दौड़ लग रही थी। अभी शेर सीख रहा है अभी। बहरहाल अर्ज किया है जी। तुम्हारे जलवे, तुम्हारे जलवे एक तरफ और मेरे जलवे दूसरी तरफ, और दोनों जलवे अगर मिला दिए जाएं तो बनते हैं तेरे मेरे जलवे, तेरे मेरे जलवे। विकी जी, आप पे 2 जुमले अच्छा जी। अर्ज करने लगा हूँ जी प्लीज। और ये क्या कि रोटियां ही सिर्फ भेजती हो तुम, खुदा जाने ये सालन कहाँ से आता है।
खुदा जाने ये सालन कहाँ से आता है। वो जिसके हाथ में होते हैं फलों के शापर, वो जिसके हाथ में होते हैं फलों के शापर, बताओ मुझको वो साजन कहाँ से आता है। अच्छा आरवी साहब, एक मिनट जरा ब्रेक लगाइएगा। एक मिनट एक मिनट है जी, अब बोलिए। आरवी साहब, आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं। असल जो इकराम आरफी हैं वो इतना ज्यादा नहीं डांस करते जितना आप कर रहे हैं। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। इकराम ठीक ठाक है, कीमत ना देखना, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। इकराम ठीक ठाक है, कीमत ना देखना, कीमत ना देखना, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। क्या बात है। वाह माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है ये कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये असल इकराम आरवी साहब हमारे शो में आए थे। अरे छोड़िए, ये मिमिक्री आर्टिस्ट तो हर एक की नकल उतारने लग जाते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ एक वहीद खान लाला है, उसको काम ही और कोई नहीं, हर एक की नकल। एक दिन अपने वालिद साहब की नकल उतार रहा था। नहीं तो वो बेचारा क्या करे, गरीब मर जाए, भूखा रहे। अच्छा चले, मैं शेर बीच में जो रह गया था। और ये क्या बदशक्ल दूल्हा है, हूर सी दुल्हन। ये क्या बदशक्ल दूल्हा है और हूर सी दुल्हन। खुदाया ये पराया धन कहाँ से आता है। और अगला मिसरा है कि वो पूछने लगी, देखा जो मेरा हुस्नो जमाल। वो पूछने लगी, देखा जो मेरा हुस्नो जमाल, ऐ आरफी तेरा साबुन कहाँ से आता है। अरे दुकान से आता है, और कहाँ से आता है। नहीं नसीम विकी साहब, मैं जब मुशायरे पढ़ने जाता हूँ तो होटलों में जहाँ स्टे होता है वहाँ से मैं छोटी छोटी गाचियाँ जेब में डाल लेता हूँ। फिर उन सबको गर्म करके जोड़ के बड़ा बना के बेच देता हूँ। गाचियों का गाचा बना के बेचते हैं। और बड़ा गाचा बनाकर उस पर रुखसाना लिख देता हूँ। जुनैद साहब, जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं, क्यों? और जिंदगी ही मरहम देगी। मेरी जिंदगी का निचोड़ यही है जुनैद साहब। क्या? और ये मेरा मुशाहिदा भी है कि होटल 7 स्टार हो, 5 स्टार हो, 3 स्टार हो या स्टेशन वाला, साबुन का साइज सब होटलों में एक जैसा है। लेकिन मुझे पता चला कि अब जब किसी होटल में जाते हैं लोग अपने होटल में साबुन को जंजीर डालने लग गए। ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। वरना साबुन तो सारे ये ले जाते हैं। वैसे क्यों डालते हैं ये जंजीर इस मासूम से साबुन को? इसलिए कि कोई उठा कर ना ले जाए। मैं छोड़ूंगा तो कोई लेके जाएगा ना। जुनैद साहब, आप तो ऐसे ही हंस रहे हैं। मुझे मुख्तलिफ होटलों के साबुन इकट्ठे करने का शौक है। ये कैसा शौक है? जैसे टिकटें इकट्ठी करने का शौक होता है, कॉइन्स इकट्ठी करने का शौक होता है, इसी तरह मुझे साबुन इकट्ठा करने का शौक है। अच्छा, आप आइए कभी मेरे मेहमान खाने पे, गरीब खाने पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक से एक कलेक्शन है और ये एक शौकिया बंदा ही शौक पूरा कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात मेरा ये बड़ा महंगा शौक है सुहाना जी। और एक तारीखी बात आपको सुनाओ सुहाना जी। क्या हुआ? मैंने उन साबुनों को आज तक हाथ भी नहीं लगाया। जब बेसन तो बाहर आ जाओ। ओह सॉरी। अच्छा विकी जी, एक बात बताइए, हाँ जी। क्या मैं चुलबुला हूँ? क्या मैं मनचला हूँ? क्या मुझसे बैक वक्त 4 लड़कियां मुतासर हो सकती हैं? आप जरूर मुतासर हो सकते हैं। यार मैं जूते उतार लिए तो। आज इनका मुशायरे का मूड नहीं, इनका मुजाहरे का मूड है। विकी भाई, खवातीन को मुतासर करके दिखाऊं? करें? जुनैद साहब, ये आस्तीन का दांत था। यहाँ आपको कह सकते हैं, आज तो बड़े दांत निकल रहे हैं। मेरे ख्याल जिसको आपने मुतासिर करने की कोशिश की है उसी ने दांत निकाला। हो जाता है जनाबे वन। कहीं पे जेर हो जाता है, कहीं पे जब्र हो जाता है, कहीं पे जेर हो जाता है, कहीं पे जब्र हो जाता है। और देखिए सितम जरीफी मेरी कातिल निगाहों से हमेशा जब्र हो जाता है। और देखिए क्या खूबसूरत बात है कि हसीना की जुल्फों से अब्र हो जाता है।
और इसी महबूब का सर्द रवैया है, ऐसी बात कर दियो, इसी महबूब का सर्द रवैया शायर की कब्र हो जाता है। हाय 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 बहुत हाय अच्छी, हाय क्या कहने। और ना समझे कोई बात जो मेरी तो लब्र हो जाता है। ये लब्र कौन सा लफ्ज है? इसका कोई मतलब नहीं, बस आपके प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आरफी साहब अगर 4 मिसरे पूरे ना हुए तो पेमेंट नहीं होगी। और हम नहीं चाहते कि हमारी पेमेंट कोई खा जाए, हम खाने नहीं देंगे पेमेंट, हमारी पेमेंट। तो नागिन डांस करने लग गए आप। शुक्रिया शुक्रिया। पहले इसी पे गुजारा करते थे। ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? जुनैद साहब के पास अगर कंटेंट ना हो तो ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं, वरना लोग ब्रेक में कह देते हैं एफिका सी। आप ब्रेक की बात कर रहे हैं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ फिक्का सी, बहुत फिक्का सी। नसीम फिक्की, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बैठ जाए इकराम फारगी। यहाँ मिलेंगे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। रमीज साहब, हमने तो आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस बांध ली थी, आपने इतनी मुबालगा आराइयां की है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में। बाबर आजम ये कर देगा, नसीम ये कर देगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब लुक सहारा, देखो जो आप सवाल कर रहे हो, मैं कभी भी इस तरह की बात नहीं करता। जुनैद सी, मैंने जब भी अपनी कमेंट्री की है, मैं तो उसमें भी नपी तोली बात करता हूँ। फैक्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैग्निफिसेंट, नो एग्जैजरेशन एट ऑल, कोई मुबालगा राय नहीं। अच्छा, वैसे मैंने देखा है कि आप जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त रन्स बनाने में भी आप कोई मुबालगा आराई से काम नहीं लेते थे, नपे तुले रन्स ही बनाते थे आप। सी जुनैद, देखो मैं आपको बताऊं, मैग्निफिसेंट, अमेजिंग, जुनैद इंटरेस्टिंग। साहब ने तो सी किया हुआ है, हमने तो नहीं सी किया हुआ ना। नहीं देखिए, ये वो वाला सी नहीं है जिसमें अच्छा आप जी। ठिठर जाते हैं, ये सी वो वाला है। देखें मैं आपको बताऊं, मुबालगा राय की बात अगर आई तो वैसे आप भी राई हैं, तो इसका बताएं कि मफहूम क्या है राई, मुबालगा राय क्यों करते हैं हम लोग? अराई नहीं, अराई। मुबालगा आराई, देखिए उसकी उर्दू कितनी अच्छी है। वो बता रही है मुबालगा आराई नहीं, मुबालगा आराई, वाह। मुबालगा आमेजी। वाह, आप लखनऊ से हैं। लेकिन रवि साहब, कमेंट्री का मजा तो तभी आता है ना कि थोड़ा सा मुबालगा आमेजी का तड़का अगर लगा हो तो, हाँ। नहीं, वरना तो बिल्कुल फीकी कमेंट्री होती है। नहीं मैं आई नो, आई कैन सी आप जो कहना चाह रहे हैं, बट वो मैं होना नहीं दूंगा। देखिए, कमेंट्री इज अ वेरी बरीक थिंग, उसमें आप एक हद तक मुबालगा राय कर सकते हो, लेकिन आप वाला जो अच्छा, ऐसे मेरी बात सुने, आप देखें, चलें क्रिकेट कमेंट्री को एक तरफ रखें, जब हम गुफ्तगू करते हैं, हाँ। हम गपशप लगाते हैं, हम शायरी करते हैं, हाँ, yes। हम नसर लिखते हैं, तो उस वक्त तो हम मुबालगा अमेजी और मुबालगा आराई से काम लेते हैं, उस वक्त तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। देखिए जुनैद, ये वक्त का तकाजा होता है जहाँ पे हमको करना होता है ये चीज़। मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक दफ़ा स्किपर को कहा कि यार पहला चांस अगर मुझे दोगे ना, हाँ। तो मैं रन्स के अंबार लगा दूंगा, डोंट यू वरी। जैसे आजकल आलूओं के अंबार लगे हुए हैं। देखिए सुहाना, आप बड़ी बात- मिसाल दी। भाई कहा 5 रुपए धड़ी आलू और कहा मेरे रन्स, आहा। आपका तो एक एक रन इतना कीमती होता था कि कई कई दिन उसकी शक्ल देखना नसीब नहीं होती थी। ये आप कहीं मुबालगा राय से तो काम नहीं ले रहे। नहीं, आपका जो स्टाइल था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इतने back to the- स्टाइलिश अंदाज में खेलते थे कि एक एक रन जो था वो यादगार बन जाता था। सर, वैसे ये जो मुबालगा मेजी है ना, ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के हर मामले में है। और जिंदगी के हर मामले में हमें लेके बैठ गई। हाँ। और हमें अंदाजा ही नहीं है हाँ। कि हम किस बुरी लत का शिकार हो रहे हैं। जी। हम इसमें झूठ बोलते हैं, बिल्कुल। मिसकमिटमेंट करते हैं, Yes। वादा खिलाफी करते हैं, Yes। और हमें एहसास तक नहीं होता। हाँ। हम उसको अपना शायद फन या फनकारी समझ रहे होते हैं। बिल्कुल। यार तू बैठ में 5 मिनट आया, भाई जहां तुमने जाना है वहां का आने और जाने का फासला ही 2.5 घंटे का। हाँ। तुम कैसे 5 मिनट में आ जाओगे? हाँ। एडा तू रहना नहीं, शाहिद अफरीदी अंज गया थे अंज आया। या क्लियरली अमेजिंग, बहुत अच्छी बात की है आपने। अच्छा, नहीं आप ये देखें कि ये जो मुबालगा अमेजी या मुबालगा आराई है,
अराई अराई, अराई है। मेरे मुंह से अराई निकलेगा। मैं इसमें थोड़ा सा प्याज खुद शामिल करता हूँ। ये जो मुबालगा अमेजी है ना, हमें अंदाजा नहीं होता कि ये झूठ की बदतरीन शक्ल है, बिल्कुल। ये वादा खिलाफी की बदतरीन शक्ल है, और हम इसको बहुत फख्र के साथ हम ये समझते हैं कि हमने शायद दूसरे को बेवकूफ़ बनाया था। दूसरे को भी पता होता है कि ये इस वक्त जो है ये मुबालगे से काम ले रहा है, और हमें कोई पता नहीं होता कि हम अपनी गुफ्तगू का, अपनी शख्सियत का, अपनी बात का मान नहीं रख पा रहे जब हम मुबालगा अमेजी से काम ले रहे हो। बिल्कुल सर, आप नॉर्मल जिंदगी में देख लें, सम टाइम लोग किसी की तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ कर देंगे, सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे। हाँ, कि भाई आपकी स्माइल तो हो मोनालिसा को पीछे छोड़ रही है, क्या मस्कारा लग रहा है, तुम तो बहुत ही हसीन लग रही हो। अगले दिन अगला बंदा मस्कारा ही ढूंढता रहता है। वो बेचारा मस्कारा ढूंढने के लिए चूने की दुकान पे पहुंच जाता है। बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो मुबालगा अमेजी है ना, इसने हमारे माशरे में सच्चाई का अंसर भी बहुत ज्यादा कम कर दिया, गहना दिया है। कभी आप वो सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। भाई मुबालगा अमेजी झूठ का दूसरा नाम है, और क्या है। ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग सर दूसरों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजों में मुबालगा अमेजी से काम लेते हैं। अच्छा, कभी आप ये देखो कि मुबालगा है क्या। अगर आप अपने दिमाग पर जरा जोर डालो, अगर है तो, अगर है मतलब मेरा मतलब है अगर मुबालगा अमेजी है तो। सर देखिए, आप मुबालगा अमेजी से काम ले रहे हैं। नहीं, मुबालगा का मतलब है, अगर ज़हन पे, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको खुद ही मतलब पता चल जाएगा कि कहां से निकला है। मुबालगा बालिग, बड़ा हो जाना, यानी बड़ा हो जाना, ज्यादा हो जाना। हाँ, तो बालिग से मुबालगा है, ठीक है ना। तो आप हर चीज को नॉर्मल अंदाज में, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है, जब आप कोई बात बता रहे हैं ना, तो उसमें आप इतने ज्यादा मुबालगा अमेजी से काम लेते हैं कि जो आप रिजल्ट उससे निकालना चाहते हैं ना, वो भी झूठ पर मबनी होगा, क्योंकि वो भी मुबालगा अमेजी होगी ना। जो और फिर दूसरे लोग आपकी बात पर एतबार करना छोड़ देते हैं। आप आदी हो चुके होते हैं मुबालगा अमेजी के, लोग आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते। एक बंदा है, वो कोई मुबालगा स्ट्रेट बात करता है, सादा अंदाज में बात करता है, लोग उसकी जबान पे एतबार करते हैं। लेकिन कोई मुबल्लिग है, प्रीचर, कोई भी है, कोई यूट्यूबर है, वो बेताशा मुबालगा अमेजी से काम लेता है, तो लोग एक दफा, दो दफा, तीन दफा आपकी बात सुन लेंगे, चौथी दफा वो कहेंगे बकवास करने, ये क्या कि बंद कर देंगे। ऐसा ही। तो मुबालगा अमेजी से बचना कहीं कहीं अच्छी लगती है, ये नहीं है। अब शायरी में या और कई जगह पे मुबालगा अमेजी जो है वो बड़ी खूबसूरत है। मेरे जहन में आती है, अगर मुबालगा अमेजी की बात चली है तो वो जो फराज की, जिसको मैं कहता हूँ शहनशाह गज़ल है, वो यानी गज़लों की मलका अगर वो कहा जाए, ये है तो फिर ऐसा करके देख लेते हैं, जिसमें तमसीलात कमाल की इस्तेमाल की हुई हैं। तो उसमें फिर फराज लिखते हैं ना कि कहानियाँ ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। वाह वाह, अमेजिंग, मैग्निफिसेंट। मुझे वो फिर अच्छा, इसका एक और शेर याद आ गया, मुबालगे पे बात चली है तो। इस्माइल मेरठी का शेर है, झूठ और मुबालगा ने अफसोस, झूठ और मुबालगा ने अफसोस, इज्जत खो दी सुखनवरी की। इज्जत खो दी सुखनवरी की, वही मैं बात कर रहा था। क्या खूबसूरती से दोनों मिसालें दी हैं आपने। आप ये देखें ना कि इज्जत खो दी सुखनवरी की, आप अपनी बात का एतबार खो देते हैं मुबालगा अमेजी कर करके। जुनैद, यही बात आपको रमीज राजा क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में बताता है। कैसे? देखिए, अगर आप मशूक की तारीफ करने में मुबालगा आराई से काम ना लेना, तो वो उस मशूक को पकड़ लेता है जिसने ज्यादा रन बनाए होते हैं। रमीज साहब, इसीलिए तो कहते हैं कि मुबालगा अमेजी में आज भी मोहब्बत दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे क्या है? खालिस दूध और शहद बेचना। सर शुरू में जब आप मुबालगा अमेजियां करते हैं, लोग सुन भी लेते हैं, कहते वाह वाह क्या अंदाजे बयां है, और जब आप इस सीट से उठ के जाते हैं तो लोग कहते ओए होए कितना बड़ा छड्डू है, तौबा तौबा तौबा। अमेजिंग ट्रैकिंग शॉट, मैग्निफिसेंट। अच्छा जी, आज की मुंतखब खबर जो कि मर्दों को तो बहुत अच्छी लगने वाली है और आइडिया भी बहुत कमाल का है। अमरीकी शहरी ने बीवी को मैके में मजीद दिन रखने के लिए ससुराल के घर की करीबी नहर तोड़ दी, गांव में सैलाब आ गया। सैलाब ही लिए। ओह माय गॉड, हाउ लकी ही इज। यानी कि उसके ससुराल के पास नहर है, या जिंदा रहा यार। पाग लगे रहन तेनु यार, द्वारे वास्ते रहन। मैग्निफिसेंट शॉट।
अच्छा, इस शौहर ने ना अपनी बीवी को वीडियो भी बना के भेजी होगी जिसमें वो पानी में छलांग लगा के उसने नीचे लिखा होगा बीवी को बचाने की कोशिश में अपनी जान दांव पे लगा दी। सर ये नेहरू सियालकोट वाली तो नहीं जिहदे विच ख्वाजा आसिफ टुबियां लैंदा वध होंदा है। जी तो अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब और देखते हैं शादी की खूबसूरत रस्म किस कदर खतरनाक हो गई है। हाँ। जी हैं जी। Oh my God. अच्छा, वो दूल्हे को Oh my God. Oh my God. Very critically catch drop by several people and they can't catch a man in shape of ball. Yeah, amazing. Magnificent पसली जी। अच्छा, वैसे मेरा जाती ख्याल है कि सब ने मिल के दूल्हा को ऊपर उछाला है तो नीचे से चंद लोगों ने आपस में उसी लम्हे गुफ्तगू की है कि यार ऐसी रसूमात का बायकॉट करना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या तजिया है, अमेजिंग हेडशॉट। और दूल्हे ने हवा में उछलते हुए जब ये बात सुनी होगी ना तो उसने कहा यार 2 सेकंड बाद बायकॉट कर लेना। इट्स मोर अमेजिंग। वैसे जुनैद, इस वीडियो को देख के मुझे 92 का वर्ल्ड कप याद आ गया कि मेरे हाथ बॉल पे थे और नजरें स्किपर पे थी और मुझे डर था कि अगर कैच छूट गया तो मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी। फिर बच गए? नहीं, फिर भी पड़ी। फिर इसलिए पड़ी कि एक हाथ से क्यों नहीं किया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन आप हमारे साथ रहें। इसमें ये बताइएगा कि हमारे यहाँ आम तौर पे 40 साल से पहले की उम्र के जो लोग हैं वो जितने भी ये अमराज मैदा है ना इनको कभी भी सीरियसली नहीं लेते। हाँ। और 40 साल के बाद शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो इन अमराज को सीरियसली ना लेता हो, क्योंकि 40 साल के जो बड़े लोग हैं 40, 45, 50, ऑब्वियसली हमने भी इस उम्र को पहुंचना ही है। तो जब हम इस उम्र को पहुंचेंगे तो हम भी इन अमराज को सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। हाँ। तो कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि हम इन अमराज से अयाम जवानी में ही बच सकें। हाँ बिल्कुल प्लीज। इसमें ये कि हमारा जो लाइफस्टाइल है सबसे पहले जो इसका कॉज है, जो हम अब आजकल जो न्यू जनरेशन है उनका जो लाइफस्टाइल है ये ऐसा है कि हमें ये इन चीज़ों की तरफ ले जाता है। उसमें ये कि सबसे पहले जो है हमारा जो फूड है वो इस तरह का है कि ये आगे जाके हमारी मैदे की बीमारियों को बढ़ा देता है। हाँ। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है कि हमारी मील्स की जो टाइमिंग्स है वो प्रॉपर नहीं है। लेट नाइट क्रेविंग, एग्जैक्टली ये एक बड़ी मुसीबत बनी ये तो हुई है। एक अलग सा मसला है। जो सारा दिन बच्चे क्या करते हैं कि हमने सारा दिन फूड नहीं लेना, हम डाइट पे हैं, वो एंड पे जाके रात को एकदम से क्रेविंग होती है, वो बहुत ज़्यादा कोई कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, एक ज़रा आसान अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को समझाती जाए। आप कह रही हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा वाले से मुराद है कि जिसमें बन है, कोई चीज़ है, ब्रेड है, चावल भी है। रात को जब वो करते हैं तो वो ऑर्डर करते हैं बर्गर, पिज्जाज, तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैदा होता है जिसमें उसमें ये होता है कि आपका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उससे आपकी एसिडिटी भी बढ़ जाती है। आंतों शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल से एसिडिटी बढ़ने का तरीका ये है कि उसमें आपकी आंतों की और मैदे की हरकत कम हो जाती है। अच्छा। जितना आपका शुगर का लेवल ज़्यादा होता है आंतों की हरकत कम हो जाती है। अच्छा। उससे ये होता है कि आपका एसिड रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है और वो आपसे उसके साथ आपके दांतों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। खुराक की नाली एसोफेगस जिसको कहते हैं उसकी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक्स्ट्रा जितनी शुगर होती है वो आपकी फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इट लीड्स टू ओबेसिटी की तरफ भी आपको ले जाती है, मोटापे की तरफ ले जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब फिर 40 साल की बाद की उम्र की बात करते हैं जहाँ पे हर दूसरे बंदे का एक ही मसला है कि जी रात को तेजाबियत हो जाती है। हाँ। हर दूसरा, कोई बताए या ना बताए, और लेकिन उसकी जो साइड टेबल है वो आधी से ज़्यादा इन अद्वियात से भरी होती है, देसी, यूनानी, वलायती, हर तरह की दवाइयाँ जो है वो रात को तेजाबियत से बचने की होती हैं और फिर भी वो बच नहीं पाते। उसमें ये होता है कि पेशेंट्स जो है ना ज़्यादातर ध्यान इस तरफ देते हैं कि हम क्या खा के जो है ये चीज़ कम करें। हाँ। वो ये नहीं करते कि हम ज़रा कम खा लें। अच्छा अच्छा, ये ये बहुत अच्छी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम क्या खा के तेजाबियत कम कर लें। मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हमने जबरदस्त बात ये कहवे पिए हैं, ये कहवे पिए, मेरा वजन नहीं कम हो रहा। भाई आप कम खाएं, चीज कम खाएं। डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी 2 ही चीजों पर खड़ी है, या तो फिर राजिक या राइजिक। आप बताएं राइजिक का क्या करना है? ये हम रात को 2:30 बजे खा सकते हैं?
ऐसी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन यूजुअली इसको पेशेंट्स बहुत ओवर द काउंटर यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। उनको पता नहीं होता कि इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। अच्छा, राइजिक के आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं कोई? जी बिल्कुल, ये अब हम न्यू लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम इसको प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं देते। ओमेप्राजोल हुआ ना, ओमेप्राजोल इसका फार्मूला है, और इसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं देते। इससे क्या होता है कि आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी बोन्स वीक हो सकती हैं। इससे आपके जो स्टमक है उसके अंदर पॉलिप्स बन सकते हैं, वो फिर आगे जो है वो लीड कर सकते हैं टूवर्ड्स द कैंसर। तो ये हम डिस्करेज करते हैं पेशेंट्स को कि वो ओवर द काउंटर नहीं लें। पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं या बहुत तकलीफ के साथ आते हैं, तो हम 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक बस अब रिकमेंड करते हैं, इससे ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपका एक बड़ा मोतबर नाम है इस हवाले से, आप फरमाइएगा कि वो कौन सी चीज़ें, अब तो हर दूसरी चीज़ के साथ ये आ जाता है कि ये चीज़ इस्तेमाल ना करें, ये कैंसर का मौजब हो सकता है। आप बताइए कि आपकी राय जो है वो एक ऑथेंटिक राय होगी। आप बताइए कि वाक़तन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। बिल्कुल, एक तो हमारे फूड में जो पेशेंट्स कहते हैं कि हम देसी घी इस्तेमाल कर लें, हम जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, आजकल आ रहा है सरसों का तेल इस्तेमाल करें। मैं जो ये रिकमेंड करूँगी, जो भी ऑयल यूज़ करें थोड़ा करें, ठीक है। एक्सेसिव ऑयल जितना भी लेंगे वो आपके नुकसान का बाइस बनेगा। दूसरी जो है वो हमारे फूड में जो है लाल मिर्च। अच्छा, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज कि ये कोलोरेक्टल कैंसर जो बड़ी आंत का कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो वो अपने लाल मिर्च, जी वो अपने फूड में से एलिमिनेट करें। हमारी कोशिश होती है कि लाल मिर्च खालिस से खालिस हो। एग्जैक्टली, मैं भी जब पेशेंट्स को कहती हूँ वो तो कहते हैं हमारे बच्चों को तो रंग नहीं नजर आएगा, आंखों से पानी इकट्ठा एक जैसा निकलवा। तो वो अब और अगर हम लाल मिर्च की जान छोड़ते तो हम कहते हैं जी अब ग्रीन चिली में कढ़ाई बनाई जाए। उसको हस्बे जायका आप यूज कर सकते हैं फॉर द टेस्ट। वो भी बहुत ज्यादा लेंगे तो आपके स्टमक में एसिडिटी हो सकती है, लेकिन वो जख्म नहीं करवाती। जो लाल मिर्च है वो जख्म करवा देती है, विच लीड्स टू कैंसर। और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल वो नहीं करें। आप जितना कुकिंग में यूज़ करते हैं हस्बे जायका बस वो प्रॉपरली यूज़ करें। इसके अलावा ऊपर से जैसे फ्रूट्स के ऊपर डाल के, फ्रूट्स के ऊपर, अंडे के ऊपर डाल के वो अवॉइड करें। फिर उसके बाद चिकनाई जो है वो रीहीट नहीं करें, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है जो कैंसर का कॉज बनता है। जैसे हम आउटसाइड फूड खाते हैं ना, स्ट्रीट फूड, उसमें भी वो ऑयल बार बार यूज़ करते हैं, तो वो कैंसर का बाइस बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवर ईट कर लेते हैं, उसके बाद फौरी वो सिरप पी लेते हैं जी, ये म्यूकेन टाइप, कि ये हमारे लिए डाइजेस्टिव है, ये तेजाबियत के लिए, बगैर डॉक्टर की आज ये सारे सवाल मुझे लगता है कि हम जो है घेर घार के तेजाबियत पे ले आए हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब का इतना बड़ा नाम है, तो मेरा ख्याल है कि आज हम अगर अपनी गुफ्तगू को सिर्फ तेजाबियत तक महदूद रखें या एक आध कोई और सवाल ले लें, और जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जिसकी वो क्वीन है जिनका कहना चाहिए, वो मेरा उन पर फिर हम अगले सेशन में डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत दे लें। डॉक्टर साहब पहले इनके सवाल का जवाब दे दें। असल में इसका जो प्रॉपर टाइम होता है वो मील से पहले होता है, और इसमें 2-3 तरह के सिरप्स आते हैं। वो पेशेंट को नहीं पता होता कि वो कौन से ले सकता है। कुछ में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, किसी में एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, और कुछ गुर्दों को नुकसान देते हैं, ठीक है। अच्छा। तो मैग्नीशियम वाले ज़्यादा लेंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा, आप कैल्शियम वाले ज़्यादा लेंगे तो उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये हमने उसके अकॉर्डिंगली देना होता है कि एक जो है जो हम ज़्यादातर देते हैं, जो मैदे के अल्सर्स के लिए देते हैं, सुक्राल फेट होता है उसके अंदर। वो जो है वो आपने खाने से पहले लेना होता है। वो आपकी स्वेलिंग भी कम कर देता है, आपकी गट पे एक लाइनिंग बना देता है, जो अल्सर की हीलिंग के लिए मददगार साबित होते हैं। और खाने के बाद के लिए भी अलग इंडिकेशंस होती हैं, तो वो हमेशा प्रॉपरली डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, रात को 2:30 बजे कौन सा डॉक्टर जाग रहा होता है? मुश्किल हो जाता है ना। यानी मैं आपकी बातों से जो नतीजा मैंने अखज़ किया वो ये है कि रात 2 बजे के बाद तुझे चौल नहीं खान देने सानू, यही मसला है ना? हाँ जी, बस लाइफस्टाइल का बहुत रोल है, अपना लाइफस्टाइल अच्छा हम डॉक्टर सबको साहब, चेंज ऑन ए करना वेरी है। सीरियस नोट ये बताइएगा कि आजकल एक लफ्ज़ है जिसे सुन के हर बंदा खौफजदा हो जाता है। चले ये तजाबियत का तो इलाज है ना, कोई देसी कोई वलैती मिला मलू के, तो कोई 1.5-2 घंटे में ठीक हो जाता है बंदा। वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर एक खौफ की अलामत है। इसके बारे में ज़रा हमें गाइड करें, फैटी लिवर से कैसे बचा जा सकता है और कौन सा टेस्ट है, ज़रा सादा से लफ्ज़ों में बताएं। और अगर हम फैटी लिवर का शिकार हैं तो फिर इसका इलाज क्या है? क्या हर मोटा बंदा जो है वो फैटी लिवर का भी शिकार है, ये भी बता दें। ठीक है। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि हमारे अवाम में ना लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं। मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, डॉक्टर साहब ठीक आई है, बस फैटी लिवर था, तो वो इसको
सीरियस नहीं ले रहे। फैटी लिवर जो है वो दुनिया में दूसरे से तीसरे नंबर पे है। फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर में ये होता है कि सबसे पहले जो होता है उसमें आपके जिगर में फैट की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर या सेल उसके के इर्द अंदर गिर्द? सेल के अंदर आपकी फैट की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उससे ये होता है कि आपका लिवर का साइज बढ़ जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड पे कहते हैं ना थोड़ा सा लेकिन बड़ा जो हुआ हम आ गया। सोशल मीडिया पे ही देखते हैं वो होता है कि लिवर बनाया होता है और लिवर के इर्द गिर्द फैट चढ़ाया होता है, तो ये ऐसा ही है? ये नॉर्मली अल्लाह ताला की तरफ से लिवर के अराउंड फैट होती है जो कि उसको अपनी जगह पे रखने के लिए हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है और उसके अंदर जो है वो लिवर के सेल्स के अंदर चली गई है तो वो नुकसानदेह हो तो जाती है। फैटी लिवर यानी दोनों चीजें करता है कि लिवर के इर्द गिर्द भी उसकी मिकदार ज़्यादा हो बढ़ जाती जाती है और उसके अंदर भी, लिवर के अंदर भी। ठीक। इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। फिर एक नेक्स्ट स्टेज आती है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल के अंदर फैट हो जाती है तो वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लिवर्स के सेल जैसे ALT AST लेवल्स जो हैं वो पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि ये SGPT SGOT हमारे बढ़े हुए हैं, उसमें जिगर ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो आपका जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है, तो वो फिर आगे जाके फिर लिवर ट्रांसप्लांट तो के डॉक्टर लिए साहब कौन सी स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे वो रेड अलार्म होता है कि ना इससे आगे नहीं जाना, ये सीरियस स्टेज आ गई है? जब लिवर का आपको लग रहा है कि सीधी तरफ पेन हो रही है, आपके अल्ट्रासाउंड पे आ गया, जिगर का साइज़ बड़ा है और फैटी आ गया, तो बस उसके बाद आप उसमें तो एक तो मेडिकेशन डॉक्टर के पास जाएं और खाने में क्या एहतियात करें? मेडिकेशन से पहले 70% जो है ना इसमें पेशेंट ने अपना खुद ही वेट कम करना है और खुद ही चीज़ फैटी लिवर को सेटल करना है। सबसे पहले आता है आपने अपना वेट कम करना होता ठीक है। सेकेंडली जो है वो फैटी फूड एंड शुगरी फूड को अवॉइड करना है। फिर आ जाती है वेट एंड देन एक्सरसाइजेस, वेट लॉस एंड एक्सरसाइजेस। तो ये होता वेट की वजह से ही है? हाँ Exactly. वो बता रहे हैं कि अगर वेट ज्यादा है तो फिर फैटी लिवर भी ज्यादा है। जी 1 to 2% पीपल हैं जो कि थिन लीन होते हैं, उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है, लेकिन वो फैमिली हिस्ट्री होती है या कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती है या जीन्स में बीमारी होती है, उसकी वजह से फैटी लिवर होता है। यूजुअली ये ओबीस लोगों में या मोटे लोगों में ही होता उसको आप लाहौर में किस जगह प्रैक्टिस करती हैं? है। मैं उमर हॉस्पिटल जेल रोड में मेरा क्लिनिक है, वहाँ पे मैं करती हूँ। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से, 4 ऑप्शंस के साथ। सवाल ये है, अगर जिगर बात कर सकता तो वो पाकिस्तानियों से क्या शिकायत कर सकता था? भाई मैं फिल्टर हूँ, फ्राइंग पैन नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर 2, हर चीज़ तली हुई क्यों भेजते हो? ऑप्शन नंबर 3, वॉक क्यों नहीं करते? ऑप्शन नंबर 4, मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, मुझ पर रहम करो। ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दीज। सारा कुछ ही कह रहा है। आपकी ऑप्शन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ये हेल्थ का इशू है और बड़ा ज़रूरी है। और ये सारी वैलिड ऑप्शंस थी। हाँ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मशहूर कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सोशल मीडिया पर दूसरों को मुतासिर करने वाली फैमिलीज इस कहावत पर किस हद तक और किस अंदाज में पूरा उतरती हैं, देखते हैं आज के स्किट में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट वकास ताशी। आपने सुना होगा कि औरत कभी अपने आप पे सोतन बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन आज आपको एक ऐसा मंजर दिखाऊंगा कि आपको लगेगा शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। ओपोजिशन हुकूमत के नारे लगा रही है, मोदी कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। आप हंस रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सच दिखाने लगा हूं। एक ही घर में 2 बच्चे, सुना था खुशहाल घराना, लेकिन एक घर में 2 बीवियां खुशहाल घराना आज तक नहीं सुना होगा। मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूं वसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर 2 बीवियां अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बीवियों से ज्यादा आप खुश लग रहे हैं। देखिए मैंने तो खुश होना ही, अल्लाह ताला ने 2 प्यारी बीवियां दी हैं। दोनों बीवियां जो हैं साथ रह रही हैं, तो दोनों का आपस में बहुत सलूक है। एक घर के अंदर दोनों हैप्पी रहती हैं और एक रोटी पकाती है, दूसरा सालन बनाती है। आप क्या करते हैं सर? वो जो सालन रोटी बनाती है वो तुम्हारे अब्बू ने खानी होती है, मैंने खानी होती है। घर आके वो मुंह हाथ धो के खा लेता हूँ। अच्छा। एक मेरा मुंह धुलाती, दूसरा मेरा तौलिया के साथ मुंह साफ करती है। तो आप खुद क्यों नहीं करते? टुंडे हैं आप? जब अल्लाह ने 2 बीवियां दी हैं जी, देखें जी, फिर एक सहूलत जो है घर के अंदर। अच्छा सर। हाँ जी। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं सर, अभी मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, इसीलिए आपका मुंह भी धुला नहीं हुआ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे चुटकुले मार रहे हैं सर। ये चुटकुला नहीं भाई, मैंने सही बात की है। सर वैसे आपका नाम मियाँ डांट होना चाहिए था। वो कोई और होते हैं जो डांट खाते हैं जी। हमारे घर में तो अल्लाह के फजल से सुकून ही बहुत ज्यादा जी। अच्छा, दोनों एक दूसरे के बगैर रहती नहीं है। अच्छा। हाँ, एक चली जाए दूसरी रोने लग जाती है, ये चली जाए वो रोने लग जाती है। क्यों? मैं सारा दिन चुप कराने में रहता हूँ। मैं समझा एक दूसरे का फीडर उनके आप पास ज्यादा होता। हंस रहे हैं वैसे।
सर आप ये बताएं कि आपकी बड़ी बीवी कौन सी और छोटी बीवी कौन सी? और बेवकूफ़ आदमी, बहनें छोटी बड़ी होती हैं, बीवियां छोटी बड़ी नहीं होती। बीवियां पहली या दूसरी होती है। और वैसे मैं तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बात बता दूं, ये जो उर्ली है ना, ये बड़ी है ना, हाँ जी। ये बड़ी नहीं, ये छोटी है। वो परली जो छोटी है ना, वो छोटी नहीं है, वो बड़ी है। कितनी बड़ी बात की आपने छोटे से मुझे मुंह तो से। मेरी माँ ने कहा तुम तो छोटी बड़ी का लिहाज ही नहीं करते। जैसी आपकी पर्सनैलिटी है हाँ ना, जी। बनती एक भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने आपको 2 दे दी। देख ले सर, ये अल्लाह के काम है। सर अगर इजाजत हो तो भाभीियों से बात कर ली। ये उर्ली के साथ सही बात करना, वो परली गाली दे देती है। फिर ना मुझे कहना भाई मेरा जुम्मा दोष पोष। तो सबसे पहले हम बड़ी भाभी से बात करते हैं। इक्वल बात करना भाई, इक्वल बात करना है। अच्छा, वरना- अस्सलाम वालेकुम भाभी। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। खुलूस और प्यार देख के कसम से कि अपने बैग में से परफ्यूम निकाल के पहली वाली को लगा रही है। भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी ठीक तो हैं आप, लेकिन खुश भी हैं। I am out of this world. I am so happy. I am so lucky. Oh my God. And I'm the luckiest girl in the world. अभी आपको नहीं पूछा जी। जी Of course she is lucky. यस। भाभी आपने सोकन कैसे बर्दाश्त कर ली? वे मैं उत्तों दी घुमा के तेरे मुंह ते चपेड़ मारने जेनु सौकण किया था। ये मेरी छोटी सी सिस्टर है। और ये मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरा बड़ा ख्याल रखती है। भाभी आपकी सुबह का आगाज कैसा होता है? देखिए जी, मेरी तो उस वक्त तक सुबह का आगाज ही नहीं होता जब तक मैं अपने शोहरी नामदार का चेहरा मुबारक ना देख लूं। एक दिन पता क्या हुआ, मेरी आंख खुलने से पहले ही सुबह सुबह उठ के दही लेने चले गए और मैं आंखें बंद करके यूं यूं इनके पीछे करते करते दही वाले की दुकान तक चली गई। और जब मेरी आंखें खुली, मैंने पूछा तो कहते भाभी वो तो पिछली दुकान से लेके जा चुके हैं। उस दिन तो आपने फिर दही वाले का चेहरा देख लिया, भैया को तो ना देखा। वो दिन तो मैंने अपनी एज से निकाल दिया। वो साल तो मेरा 364 दिन का था। मेरे आलू से भी बात करो। अच्छा तो भाभी आपके दिन का आगाज कैसे होता है? जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे तो धड़का लगा होता है कहीं ये जमीन पर पाँव ना रख दे। मैं तो पहले ही चप्पलें लेके इनके नीचे ऐसे खड़ी होती हूँ, आंखें बंद करके। ये नीचे पाँव रखते हैं चप्पलों में, मैं आंखें खोल के इनके चेहरे का दीदार करती हूँ, तो मेरे दिन का आगाज होता है। कभी कभी तो चप्पलें मार के ही दे देती हैं किसी को। मेरे लिए तो सूरज भी मेरा यही है, चांद भी मेरा यही है, मौसम भी मेरा यही है, बारिश भी मेरा यही है। और ये जो मेरी बड़ी बाजी है, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं इनकी लाडली हूँ, तो इनकी लाडली होने की वजह से इनकी भी बहुत लाडली हूँ। बहुत लाडली है। हम दोनों का जोड़ ऐसी है जैसे सालन और रोटी, और उसमें अगर बोटी ना जैसे हो तो कड़ी और पकौड़े। अच्छा जी, तो क्या टाइमिंग सेट की आपने खाने की? खाने आप डिनर किसके साथ करते हैं, लंच किसके साथ करते हैं? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। असल में ना हम तीनों बैठ जाते हैं, तो तीनों बैठ जाते, फिर ये दोनों खाती है। मतलब दोनों मुझे खिलाती है, एक बुर्की वो खिलाती है, एक बुर्की वो खिलाती है। मैं फिर ऐसे करके दोनों बुर्की ऐसे खिलाती हूँ। सर आपने ये दूसरी शादी की कैसे? सर वैसे ही जैसे पहले तेल मेहंदी होती है, फिर बारात होती है, फिर वलीमा होता है। सर नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें सुनाएं। ये जो मेरी दूसरी वाली पहली वाली लड़की है ना बैठी जो, हाँ जी। ये मेरी बीवी है। इसके साथ मेरी शादी हुई ना, तो मैं जब काम पे जाता था तो ये पीछे से बोर होती थी, तो मुझे कहती है कि जब आप चले जाते फिर मेरा दिल नहीं लगता। तो असल में मेरी बहन को ही नहीं थी। फिर मैं ना, ये मुझे मिली उधर एक परफ्यूम की दुकान पे ना, ये परफ्यूम बेचती थी। अच्छा। तो मैं ना ऐसे ही वहां से गुजरा, कहती शायद जरा ट्राई करे। इसने ऐसा किया, मैंने कहा बड़ी अच्छी स्मेल है। तो ये ना हंस पड़ी। तो मैंने ना फिर इनको आगे बताया, मैंने कहा वो एक परफ्यूम वाली है, वो मुझे देख के हंसी है। तो ये चली गई। फिर उसके बाद इनकी आपस में कोई बात हुई है, मैं तो फिर शादी वाले दिन ही पहुंचा था। माशाल्लाह, नतीजा बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत बोर थी आपकी। दुआ करो नतीजा आ गया, अल्लाह भतीजा भी दे दे आपको। अल्लाह दे। आप कैसे मानी थी भाभी? असल में ना तो इनकी मैं जो पढ़े- पहली बीवी थी ना, वो मेकअप बहुत अच्छा करती थी, तो मुझे मेकअप करवाने को बहुत शौक था, इसलिए मैं मान गई। इन्होंने मुझे कहा कि हम डील बनाते हैं, मेरे शौहर कमाते नहीं है, तुम जॉब करके कमा कर लाया करना, तो मैं तुम्हारा मेकअप कर दिया करूंगी। इसलिए हमारी हंसी खुशी गुजर हो रही है। असल में ना ये बड़ी जॉली है। इसने ना मुझे पहले दिन ही ना मुझे शक हो गया मेरे साथ शादी करेगी। ये परफ्यूम बेचती थी ना, तो लोगों को ना ये कागज के ऊपर ना लगा के देती थी, अपने स्टोर के ऊपर खड़ी होके, तो सूंघते थे। इसने डायरेक्ट मेरे इधर लगा दिया था। जी तो नाजरीन, आपने देखी मोहब्बत की ये लाजवाब दास्तान। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कैमरामैन राना काशिफ के साथ वकास ताशी, सुबह न्यूज लाहौर। अच्छा भाईजान, बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपकी इन दोनों बीवियों का प्यार आपस में कायम दायम रखे। आमीन, आमीन। और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। आए कैमरामैन। बहुत शुक्रिया भाईजान, गेट बंद कर जाइएगा।
परे मरो, हाथ में से भी स्मेल आ रही है। बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये मेरा बैग किसकी इजाजत से लेके आई हो और जालिमों की तरफ परफ्यूम लगा रही थी, बड़ी अच्छी बनने का नाटक कर रही थी। नहीं लड़ो, नहीं लड़ो। सबसे पहले तो क्या करे जो तुमने ये जहन्नम खाता खोल दिया मेरे लिए। सबसे पहले तुम ही कैमरे में अच्छी बन के मेरे बाल सिलाने नहीं लड़ो यार, बुरा लगता तुमने है। सरकार क्यों नहीं दी मेरा? अच्छा नहीं लगता। इसको तलाक दो, भी फारिग करो। वाह, मुझे किस बात की तलाक देनी थी? ओ भाई, हमें तो घर में एक काम वाली चाहिए थी, वही ले आए तुम्हें सस्ते में। शक्ल ही देखी काम वाली की। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? काम वाली रखने की बजाय मुझसे शादी कर ली। हाँ, माशाल्लाह से ये उन्हीं का ही मशवरा था कि भाई काम वाली की जगह ब्याह करके ले आता हूँ, मेड की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। साथ वाले सुन लेंगे यार, क्या बात है। हाँ जी, इन्होंने मुझे यही कहा था कि काम वाली बनाकर घर लेकर जाऊंगा, उसको तलाक देके बाहर करूंगा। हाँ, तो कर दिए ना बाहर। और ये जो चोर ने खाना मेरा लड़ो, नहीं ब्रेसलेट, लड़ो, खाना बना लो। मेरा ब्रेसलेट तुमने अपने नहीं पर्स करो में डाला हुआ यार, तू था। क्या- ये जो लिपस्टिक मेरी तुमने ये वॉच जो तूने मेरे बैग में डाल के रखी हुई है, नहीं करो, छोड़ मेरा सुन लो ना। बैग, डूब के मर जाओ। यूट्यूबर के सामने मैंने तुम्हारी इज्जत रखी है कि परफ्यूम बेचती है, ये पता नहीं साग लगा के बैठती थी रोड पे, जमीन पे बेचती थी। मैंने भी तुम्हें बड़ी बहन का डाइन जैसी शक्ल को बड़ी बहन, और ये देखो तुम्हारी बीवी मेरी चोरियां करके अपने बैग में डाल के घूम रही। कैसी कद्दू जैसी बीवी है तुम्हारी, डाइन जैसी शक्ल है, खराब पेठा। नहीं करो, मेरे दिल से उतर जाओगी दोनों। जास की नाक वाली। हाँ हाँ, तुम्हारे दिल में रहने का कोई शौक भी नहीं है मुझे। ये नशा लेके आए हो ना, तलाक दो। क्या सुनना तुम्हारी, इसको निकालो बाहर। प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है। नाज़रीन, नाज़रीन ऐसे था, ऐसे बोल दो। आप नाचे ना, कैमरा नहीं आया, लड़ते रहे। तो निकलो, क्या करने आए हो? मेरा फोन यहाँ पे रह गया था मैम। तुम्हारा फोन देखे तो रिकॉर्डिंग तो हो गई ना। रिकॉर्ड भाई मुझे साल ले जाओगे? क्यों? मारती हैं। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख, और चलते चलते किसी मॉडर्न से आने का ये कॉल कि अगर बुरे वक्त में आपका मोबाइल ना बजे तो अच्छे वक्त में उसे खुद ही साइलेंट रखना बेहतर है। नाज़रीन, खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।